दोस्तों नमस्कार, अमृत धारा न्यूज चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपके लिए एक ऐसी जबरदस्त खबर लेकर आए हैं। जैसे कि आपको पता है, कल को 4 जून है और कल को बहुत ही बड़ा राजनीतिक धमाका होने वाला है। ऐसे में जो भी राजनीतिक दल है, जो उनके दिल की धड़कन है वो काफ़ी तेज है और जहाँ तक अनुमान लगाया जाए, मुझे तो लगता है कि आज किसी को नींद आने वाले नहीं है। तो ऐसे में एक डिबेट हमने बुलाई है और देखते हैं, जैसे कि हर एक चैनल अपने अपने एग्जिट पोल दिखा रहा है। ऐसे में कोई चैनल कुछ अलग दिखा रहा है और कुछ अलग। वो तो आने वाला समय ही बताएगा कि जो भारत के प्रधानमंत्री का ताज है वो किसके सर पर बंधने वाला है। तो आज हमारे साथ है बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता कुलवंत व्यास जी और विधानसभा नरवाना से मजबूत कैंडिडेट, एमएलए पद के लिए भी मजबूत कैंडिडेट, आज फर्स्ट नंबर पर इनका नाम है सुरेश वाल्मीकि सुनोक हरियाराम जी के लड़के हैं। तो आज हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं कुलवंत जियों से और पूछते हैं कि कल वाला दिन कैसा रहेगा, क्या इनकी सोच है कल वाले दिन को लेकर और जो राजनीतिक समीकरण है वो क्या रहेंगे। सबसे पहले तो कुलवंत जी, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। धन्यवाद जी। तो कुलवंत जी, जैसे कि आप देख रहे हैं, एग्जिट पोल देख रहे हैं, हर एक व्यक्ति अपनी जो जीत है उसका झंडा पहले ही लहरा रहे हैं। जैसे कि कैथल में नवीन जिंदल जियों ने आज बहुत जबरदस्त प्रोग्राम कर रखा था, लड्डू बांटे जा रहे थे। आम आदमी पार्टी के भी कार्यकर्ता है जो लड्डू बांटने का काम कर रहे हैं। तो क्या लगता है, आप किस एंगल से इसको देख रहे हैं, आपकी क्या सोच है, क्या विचार है? सबसे पहले तो अमृतधारा के दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। देखो सुनील जी, ऐसा है, सभी पार्टियों ने मेहनत की है। एनडीए भी मेहनत करने लग रहा था, इंडिया गठबंधन है, उन्होंने भी मेहनत की है और सभी अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। लेकिन जो हरियाणा की राजनीति है, अब बार उसमें कुछ बदलाव देखने को आया है। हो सकता है 1-2 सीट बीजेपी की हाथ से चली जाए, लेकिन बीजेपी पार्टी और जो बीजेपी के कार्यकर्ता है अपनी जीत को लेके आश्वस्त है। जीत बीजेपी की होनी है। तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनना है। कल तीसरी बार उन्हीं के सर पे जो ये राज का ताज है वो सजेगा। कुलवंत जी, कुछ दिन पहला जैसे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने कुछ अधिकारियों पर निशाना साधा था कि इन्होंने कहीं ना कहीं गड़बड़ेशन करने की कोशिश की है, उनकी हम जांच कराएंगे। सिरसा से भी ये आवाज सुनने को मिली और भी जो जिला अध्यक्ष कई पदाधिकारी थे उन्होंने ये आवाज उठाई। तो आपको क्या लगता है? देखो सुनील जी, जो इतनी बड़ी बात निकल कर आई है, ये कोई छोटी बात तो है नहीं। और ऐसे भी नहीं कि भाई किसी पे कोई वैसे ही एलिगेशन लगा देगा कि उसने गलत किया है, उसने खिलाफत की है। कुछ ना कुछ तथ्य होंगे जो निकल के सामने आए हैं। और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी को ये ऐसी बातें कहनी पड़ी हैं। एक ईमानदार छवि के सीएम रहे हैं मनोहर लाल जी, उनकी अपनी एक छवि है, वो ईमानदारी से काम करते रहे हैं। और जब वो इतनी बड़ी बात कह रहे थे, उनके पास कोई ना कोई बातें निकल कर आई। और बात रही पार्टी के कार्यकर्ताओं की, जो आप भीतरघात वाली कह रहे हैं, ये मोहनलाल बड़ौली जी ने भी शिकायत की है, अशोक तंवर जी ने भी शिकायत की है। जिनके नाम निकल कर आगे आए हैं वो माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के पास और पूर्व सीएम माननीय मनोहर लाल जी के पास निकल कर जो चीजें आई हैं उनके पास ये शिकायत रही है। और आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने भी बोला है कि जिसने भी गलत किया है, चाहे वो अधिकारी है चाहे वो पार्टी का कार्यकर्ता है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और जो पार्टी के अंदर भीतरघात हुआ है उसकी जो रिपोर्ट है वो सेंटर की जो हमारी कार्यकारिणी होती है, सेंटर उसके पास ये भेज दी जाएगी। ये शीर्ष नेतृत्व का काम है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं। लेकिन हो सकता है जब बात निकल के आई है तो कुछ हो सकता है पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। कुलवंत जी, एक क्वेश्चन हो रहा है हमारा आपसे, जैसे कि 2-3 साल पहले जैसे सरकार ने ऐतिहासिक फैसले लिए थे
370 वाला हम कह सकते हैं, और राम मंदिर वाला मुद्दा भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये लोगों का ये कहना था कि 2024 में बीजेपी पार्टी को वोट मांगने की आवश्यकता नहीं है। तो आज हम देखने को हमारे को मिल रहा है कि काफी मुकाबला बहुत सी स्टेटों में देखने को मिला। तो क्या कारण है, आपके अंदाजा क्या लगता है आपको? देखिए, ऐसा नहीं होता जी, भाई ये फैसले लिए हैं इनके हिसाब से ऐसे राजनीति बदलेगी। जो हमारा देश है ये एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ सभी अपने मन से वोट डालते हैं और सभी को अपना अधिकार है वो मत करने का। वो ये देख के कभी भी मत नहीं देता कि पीछे इसने क्या किया। आगे भी उसकी ये संभावना होती है कि ये पार्टी हमारे लिए इतना बढ़िया करेगी, ये पार्टी इतनी बढ़िया करेगी। लेकिन एक चीज तो आप मानते हो कि एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ कोई दबाव में नहीं है। जो भी मत का प्रयोग करता है अपने मन से करता है। नहीं, विपक्षी दलों के द्वारा तो आरोप लगाए जाते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान को बदला जा रहा है। तो ऐसे में क्या लगता है? ये लोगों को भ्रमित करने वाली बात है। ऐसा कुछ नहीं है। लोग जो हमारा संविधान है वो बहुत अच्छा संविधान है। अन्य देशों की भांति हमारा संविधान है जो हर एक आदमी को, निचले वर्ग के आदमी को, मध्यम वर्ग के आदमी को, अपर लेवल आदमी को, सबको समान अधिकार दिए गए। 400 पार वाला नारा को आप किस तरह देखते हैं? ये कोई भी लक्ष्य लेके काम करना होता है। ये नहीं था कि हमने 400 पार का लक्ष्य ले लिया तो हम 400 पार निकल जाएंगे या हम 400 से कम रह जाएंगे। हरियाणा के अंदर भी जैसे पिछली बार 75 पार का नारा लगाया था। नहीं, वो ऐसा मैं आपकी बात समझ गया आप, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जो बीजेपी की टीम होती है वो एक टारगेट को लेकर काम करती है। जो शीर्ष नेतृत्व है उसने टारगेट रख दिया कि हमने 400 पार जाना है। प्रत्येक कार्यकर्ता की थ्योरी थी कोई 400 पार जाना है, किस तरीके से हम 400 पार जा सकते हैं। सभी ने उसी विषय पे काम किया है, कोई 400 पार ही जाना है। और जब हमने मेहनत इस लेवल की है तो हमारी तो इच्छा यही है कि हम 400 पार ही जाएं। और जो हिसाब आप कह रहे हैं कि भाई 75 का लक्ष्य रखा था, 40 सीटें रह गई थी, मैं आपको ये बता दूं भाई बीजेपी सरकार तो बना रही है, मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, सर पे ताज उन्हीं के सजेगा। ये हो सकता है भाई 400 पार ना पहुंचे, जो हम टारगेट लेके चले थे वहां तक ना पहुंचे, कुछ सीटें कम रह जाए, लेकिन सरकार मोदी की ही बननी है, बीजेपी पार्टी की बननी है। अब हम हरियाणा की बात करते हैं, सिरसा लोकसभा सीट की। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे? देखिए, सिरसा लोकसभा सीट ये पूरा का पूरा बॉर्डर पे लगता है एरिया। यहाँ किसानों का भी अच्छा रोल है एक राजनीति में। फाइट अच्छी थी, ये नहीं कह सकते कि फाइट नहीं थी, फाइट अच्छी थी। एक दो जगह विरोध भी हुए हैं, जहां विरोध हुए हैं उन्हीं जगह पे बीजेपी पार्टी को थोड़ा गेन भी मिला है। क्या किसान आंदोलन का भी खामियाजा बीजेपी पार्टी को भुगतने को मिला है? देखो, नुकसान तो हुआ है, किसान आंदोलन के दौरान नुकसान तो हुआ है। यही कारण है कि बीजेपी पार्टी आज फाइट करती हुई दिखाई दे रही है हरियाणा के अंदर, नहीं तो पीछे 10 की 10 सीटें थी जी। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से है भाई सुरेश जी, जो एक कह सकते हैं नरवाना हल्का से एक विधानसभा चुनावों में मजबूत कैंडिडेट के एक उम्मीदवार है। तो इनसे भी बात करते हैं हम। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार सुनील जी, पहले तो मैं आपका चैनल को नमस्कार करता हूँ। तो कल वाला दिन क्या लगता है आपको सुरेश जी, कि क्या कौन सी पार्टी के सितारे हैं जो चमकने वाले हैं? ऐसा है सुनील जी, कल को मतगणना मतलब गिनती शुरू है। यहाँ से बहन कुमारी शारदा सिरसा से काफी मतों से जीत के निकलेगी। नहीं, जैसे इंडिया गठबंधन है, हाँ, इंडिया गठबंधन के तहत क्या आपको लगता है राहुल जी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं या किसी और को भी मौका मिल सकता ऐसा है? है सुनील जी, परिवारवाद के तो पहले से आरोप लग रहे हैं कांग्रेस पे। कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन बहुमत से सरकार बनाएगा और बीजेपी सरकार वाले कई पार्टी जैसे कि बखलाए हुए हैं, 400 पार का नारा दे रहे हैं। ऐसा अब की बार नहीं होगा। अब की बार गठबंधन सरकार बनाएगी और ये ज़्यादा तो कहता नहीं, 180 या 100-200 के बीच में बीजेपी की सीटें आएंगी। तो ये तो थी प्रधान जी लोकसभा की बातें। हम अब बात करते हैं विधानसभा की।
क्योंकि नरवाना हल्का से आप मजबूत कैंडिडेट हो और फर्स्ट नंबर पर जो है आपका नाम सुर्खियों में है। तो ऐसे में सॉरी कांग्रेस पार्टी हाईकमान का ये कहना है कि ना तो हम किसी जो पहले से हारे हुए उनको टिकट देंगे, जो मेहनत करेगा पार्टी में उसी को टिकट विधानसभा में दिया जाएगा। क्या ये सच है? ये सुनील जी ऐसा है, हाईकमान से आपने सही सुना है, हाईकमान ऐसा ही करेगा। जैसे कि काफी सालों से जो वर्कर है, कार्यकर्ता है, काफी 30-40 सालों से कार्य कर रहा है, पार्टी में सेवा दे रहा है, उसी को जो जिताऊ कैंडिडेट है, ऐसा नहीं अब की बार होगा कि भाई वैसे टिकट दे दिया। बहुत सर्वे होंगे सर, आप लोग जैसे सर्वे करेंगे तो अब की बार ऐसा नहीं होगा। जिताऊ कैंडिडेट को टिकट दिया जाएगा और कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में 100% बनेगी। कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता हमने ऐसे देखे हैं कि वो अपने आप को ये सोच रहे, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, कि कांग्रेस का टिकट तो हमारी जेब में है। क्या ये सच है कि ऐसे लोगों को टिकट देगी पार्टी? नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो उनका मन का वहम है। जैसे कि कई प्रयास कर रहे हैं, सभी का प्रयास करने का अधिकार भी है, वो तो हाईकमान के हाथ में है। जैसे किसको टिकट दे किसको नहीं, तो सब मतलब साथ मिलकर चलेंगे और सभी साथ मिलकर चलेंगे तो वोट डालेंगे। सुरेश जी, हम भी हमारे चैनल के माध्यम से आपको बहुत बधाई देते हैं, क्योंकि आपने काफी पीछे बहुत मेहनत की है लोकसभा चुनाव में भी, और आपका नाम सुर्खियों में है। और हम तो यही दुआ करते हैं कि आप कामयाबी हासिल करें। कुलवंत जी, इनेलो पार्टी का क्या जनाधार है, आप क्या कहते हो उसके बारे में? क्या लगता है, क्या भविष्य देखते हो आप इनेलो पार्टी का? देखिए, अब की बार आपने इलेक्शन के दौरान एक चीज देखी होगी कि जो इनेलो का वर्कर है वो कांग्रेस को वोट डाल रहा है। हाँ, तो उनका ये कहना था कि भाई बीजेपी को वोट मत डालो, आप कांग्रेस को वोट डालो। जी। आज से 10 साल पहले चले जाओगे ना, तो आपको एक बात याद आएगी, कांग्रेस पार्टी ये कहती थी भाई इनेलो को वोट मत डालो, बीजेपी को वोट डालो। जी। तो 10 साल से कांग्रेस का में सूखे का अकाल पड़ा हुआ है। जी। तो वही स्थिति अब इनेलो की होने वाली है। आने वाले 15-20 साल तक इनेलो को कोई नाम लेने वाला भी नहीं रहेगा। जी। क्योंकि जब वो खुद ही दूसरी पार्टी के लिए अपने को ऑफर करने लगे, नहीं भाई इसको डाल दो, उसको डाल दो, वर्करों दूसरे जो नेता होकर नहीं हम कहते, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे जो वर्कर थे, ग्राउंड लेवल पे जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने मत अब की बार कांग्रेस को डाला है। वो एक बात और थी, अब की बार किसी पार्टी की ये लड़ाई थी कि कांग्रेस जीतेगी, इंडिया जीतेगी, बीजेपी जीतेगी। बीजेपी को कुछ लोग बीजेपी को जिताने के लिए लड़ रहे थे, कुछ लोग बीजेपी को हराने के लिए। तो इनेलो भी इसमें अपनी भूमिका निभा रही थी और अपने जो विषय के आगे उसने कांटे बोल दिए हैं। आने वाले समय में इनेलो में देश